हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है PYQ की इस सीरीज में। इस सीरीज में हम 46 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इस सीरीज में प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के 1979 से लेके 2024 तक के क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं। इस सीरीज में स्टूडेंट की कन्वीनियंस के लिए हमने सारे क्वेश्चंस को 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है और हम इस डिवीजन के अकॉर्डिंग 2 यूनिट विच इज यूनिट नंबर 3 एंड 5 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इस समय हम यूनिट 1 में हैं और ये यूनिट 1 का 3rd सेशन है। तो बिना वक्त को बर्बाद करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एज पर 1991 सेंसस द एवरेज साइज ऑफ हाउसहोल्ड in terms of number of person per household is in respect of the given state follows the sequence highest first and lowest first। यानी कि इस क्वेश्चन में 1991 के सेंसस के हिसाब से एवरेज नंबर ऑफ हाउसहोल्ड को डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाना है और हमें आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हाईएस्ट टू लोवेस्ट दिखाता है और ये 1996 का क्वेश्चन है, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, केरला एंड तमिलनाडु। ये ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, गुजरात, केरला। ऑप्शन सी गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड डी। एंड ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला। देखिए, इस क्वेश्चन का फैक्चुअल आंसर जानना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि इस पैटर्न का क्वेश्चन आ चुका है और जहां पर जो लास्ट सेंसस है उसके हिसाब से एवरेज हाउसहोल्ड साइज के हिसाब से स्टेट के बारे में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो बी है, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि हम जाने कि जो लास्ट सेंसस था यानी कि 2011 का सेंसस का, उसके हिसाब से कौन से स्टेट का एवरेज साइज ऑफ हाउसहोल्ड क्या है और हमें एक ब्रॉड आइडिया हो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में तो हम अटेम्प्ट कर सके। तो यहाँ पर 2011 के सेंसस का डेटा लिया है और सारे स्टेट को उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ हाउसहोल्ड के हिसाब से रैंक किया है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, उत्तर प्रदेश जो है जिसका एवरेज साइज ऑफ हाउसहोल्ड इज 5.7, ये सबसे फर्स्ट रैंक पर है, राइट। और यहाँ पर सेकंड पर है जम्मू एंड कश्मीर जिसका भी साइज 5.7 है, राजस्थान 5.5, बिहार 5.4, झारखंड 5.4, हरियाणा 5.3, पंजाब 5.2 और मेघालय भी मिलेगा यहाँ पर 5.1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे जो नॉर्थ के स्टेट है वो यहाँ पर पहले आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड मिल रहा है, राइट। अब अगर हम यहाँ पर स्मॉलेस्ट में जाएं तो यहाँ पर आपको मिलेगा तमिलनाडु 3.5, आंध्र प्रदेश 3.9, गोवा 4.2, त्रिपुरा 4.3, केरला 4.3, नागालैंड 4.5 एंड सिक्किम 4.5। तो ये साइज है और यहाँ पर साउथ के 3 स्टेट आपको मिलेंगे, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, राइट। सो एक ब्रॉड आइडिया आपको होना चाहिए और बीच में आपको जैसे गुजरात मिलेगा 4.7, महाराष्ट्र मिलेगा 4.7। तो ये साइज है इंडिया के स्टेट का डिक्रीजिंग साइज ऑफ एवरेज साइज ऑफ हाउसहोल्ड फ्रॉम 2011 सेंसस। 1991 का सेंसस अब हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है। ओके, सो आफ्टर लुकिंग एट दिस क्वेश्चन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कंप्राइजेस लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बर्थ एंड। तो यहां पर हमसे पूछा गया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें क्या क्या शामिल होता है। तो लिटरेसी रेट शामिल होती है उसमें, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ शामिल होती है और क्या शामिल होता है यहाँ पर। अब जैसा कि हम जानते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसको UNDP रिलीज करता है, इसमें 3 एस्पेक्ट्स इंक्लूड किए जाते हैं। एक है शिक्षा का, राइट। दूसरा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी का जिसको हम हेल्थ के लिए देखते हैं कि एक व्यक्ति जो पैदा होता है उसकी उम्र क्या होने वाली है। और तीसरा होता है उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जिसको मेजर किया जाता है उसकी इनकम से। अब हम अपने ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर हेड इन US डॉलर, राइट। तो यहां पर बोला गया ऑप्शन ए है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पर हेड इन US डॉलर। तो यहां पर हमसे पूछा गया ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि GNP पर हेड इन US डॉलर्स। ऑप्शन बी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर हेड एट रियल परचेजिंग पावर, राइट। तो यहां पर नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पर हेड की जगह डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर हेड आ जाता है और रियल परचेजिंग पावर जाता है। ऑप्शन सी है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इन US डॉलर अगेन और नेशनल इनकम पर हेड इन US डॉलर अगेन। अब हम यहां पर इस क्वेश्चन का जवाब अगर नहीं जानते हैं तो भी हम लॉजिक यूज करके इस क्वेश्चन के आंसर को निकाल सकते हैं। कैसे? लेट मी एक्सप्लेन दिस। देखिए, अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जब कैलकुलेट करेंगे तो हम विश्व के सारे देशों को उस इंडेक्स के बेसिस पे रैंक करेंगे, राइट। और अगर हमें सारे देशों को रैंक करना है तो क्या ये सही होगा कि हम उसे किसी एक इंडिविजुअल कंट्री की करेंसी में उनकी इनकम को मेजर करें? बिकॉज अगर हम US डॉलर में मेजर करेंगे तो पॉसिबल है, क्योंकि हो सकता है किसी कंट्री की करेंसी US डॉलर के टर्म्स में काफी कम वैल्यू की हो और अगर उस कंट्री की इनकम को US डॉलर में मेजर किया जाएगा तो उनकी इनकम बहुत कम आएगी। जब इनकम कम आएगी तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में उनकी रैंकिंग बहुत नीचे हो जाएगी। इसलिए ये सही नहीं होगा कि विश्व की सारी कंट्रीज को US डॉलर के टर्म्स में देखा जाए। इससे
बेहतर होगा कि हम विश्व के सारे देशों की इनकम को पर रियल परचेजिंग पावर में देखें। रियल परचेजिंग पावर जो होती है वो करेंसी को परचेजिंग पावर के लिए एडजस्ट करती है और इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट करती है। इस तरीके से दिस विल बी द मोस्ट लॉजिकल आंसर, बिकॉज बाकी सारे ऑप्शन में जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम तो है, लेकिन ये यूएस डॉलर में बोल रहे हैं, जो कि सही नहीं है। ये सही नहीं है क्योंकि हम विश्व के सारे कंट्रीज की इनकम को यूएस डॉलर में कन्वर्ट करें फिर मेजर करें तो वो सही नहीं होगा। इससे बेटर होगा अगर हम उनको रियल परचेजिंग पावर देखें कि हाँ ये इस इनकम में कितना वो व्यक्ति प्रोड्यूस कर सकता है, उसे हम बोलते हैं रियल परचेजिंग पावर। और इसमें जब हम उस व्यक्ति की, उस कंट्री की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर हेड देखेंगे तो हमें वहां पर एक एवरेज व्यक्ति की इनकम का आइडिया पता चल जाएगा और इस तरीके से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनेगी जिसके हिसाब से हम सारे कंट्रीज को रैंक करेंगे और फिर हम देख सकते हैं कौन सा कंट्री बेटर कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन यहाँ पर बी ही होना चाहिए, राइट। तो चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें 3 एस्पेक्ट मेजर किए जाते हैं। पहला है आपका लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, जिसको मेजर करने के लिए हम देखते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन बर्थ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी ओवरऑल, इसको मेजर किया जाता है। सेकंड है नॉलेज, जिसको मेजर करते हैं एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, कितने साल एक व्यक्ति स्कूल जाएगा। और दूसरा है मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, यानी वो कितना एक्चुअली में गया, राइट। उसके बाद है ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिसको मेजर किया जाता है जीएनआई पर कैपिटा, यानी ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा इन पीपीपी टर्म्स। यहां पर आपको ये फैक्ट याद रखना होगा। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेजर्ड बाय ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा एट रियल परचेजिंग पावर, राइट, ताकि सारे कंट्रीज को एक फेयरली तरीके से कंपेयर किया जा सके। और यूएसडी टर्म्स में हम नहीं कंपेयर करेंगे, दैट वुड नॉट बी फेयर, देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज बी। और पहला एसडीआई का कैलकुलेशन 1990 में महबूब उल हक ने किया था, जिन्होंने ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का कॉन्सेप्ट दिया था। ओके, सो दैट वाज अवर, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाय, तो क्वेश्चन है यहाँ पर इंडिया में इन्फ्लेशन को किस इंडेक्स से मेजर किया था, ये क्वेश्चन यहाँ का। अब ये क्वेश्चन 1997 का है, इसलिए इस चीज को याद रखें, राइट। ऑप्शन ए होलसेल प्राइस इंडेक्स, ऑप्शन बी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर अर्बन नॉन मैनुअल वर्कर, ऑप्शन सी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर वर्कर एंड ऑप्शन डी नेशनल इनकम डिफ्लेशन। देखिए इंडिया में 2014 के पहले इन्फ्लेशन का जो नंबर प्राइमरली देखा जाता था वो था होलसेल प्राइस इंडेक्स। उस समय पर WPI को देखा जाता था, लेकिन WPI की कुछ प्रॉब्लम्स थी। पहला, ये इंडेक्स में फूड का वेटेज कम था और जो एवरेज इंडियन है वो फूड पे जितना इस इंडेक्स में वेटेज है उससे तो कहीं ज्यादा स्पेंड करता था, ये ऑब्जर्व किया गया था। दूसरा, इस इंडेक्स में सर्विसेज का कोई भी वेटेज नहीं है, चाहे वो हाउसिंग हो चाहे वो हेल्थ केयर हो, इन सब का कोई वेटेज नहीं है। और एक एवरेज इंडियन जो है सर्विसेज पर भी स्पेंड करता है। इसीलिए यह पाया गया कि WPI जो है वो एक करेक्ट इंडिकेटर नहीं है, WPI एक मोस्ट अप्रोप्रिएट इंडिकेटर नहीं है इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए। इसलिए इंडिया WPI से मूव होता है CPI पर, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो अब हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेजर करते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन 1997 में आया था और उस समय पर इंडिया इन्फ्लेशन WPI से ही देखता था, यानी ये इसका करेक्ट आंसर ए था। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो उसका सही आंसर CPI होगा, CPI कंबाइंड, जिसको हम इंडिया में अब इन्फ्लेशन की इंडिकेटर की तरह देखते हैं। तो यहां पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। होलसेल प्राइस इंडेक्स इज ए इंडेक्स यूज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टिल 2014, जैसा कि मैंने बताया था, टू मेजर इन्फ्लेशन। WPI इज द प्राइस ऑफ representative basket of wholesale goods. It takes the basket of 697 items into account and shows the combined price index, right? दूसरी तरफ RBI ex-governor Raghuram Rajan shifted the consumer price index in because WPI neglected services. इसने services include नहीं होता था, जैसा कि मैंने आपको बताया था। And the border line between wholesale and retail, CPI based on 260 commodities. तो CPI 260 commodities पे है and it includes certain services, right? कुछ services included है। Major change in the price of the retailer. The base year is 2012. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अब अगर ये क्वेश्चन दोबारा आता है तो इसका सही आंसर CPI होगा, राइट। अब आप मुझे बताइए WPI का करंट बेस ईयर क्या है, तो राइट करें कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन है, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, फिर हम इसका आंसर डिस्कस करेंगे। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर लेबल्ड एज रीजन, राइट। असर्शन क्या है यहां पर, द इमर्जेंस ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलिज्म डज नॉट इंप्लाई द डिक्लाइन ऑफ सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। तो यहां पर बोला जा रहा है जो इकोनॉमिक ग्लोबलिज्म है उससे सोशलिस्ट आइडियोलॉजी का कम होना इंप्लाई नहीं होता है, यानी उससे ऐसा निर्देश नहीं होता कि इकोनॉमिक जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है वो डिक्लाइन यानी कम हो जाएगी। रीजन दिया गया है, द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म बिलीव्स इन यूनिवर्सलिज्म एंड ग्लोबलिज्म। तो जो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी होती है, जो धारणा है, वो यूनिवर्सलिज्म और ग्लोबलिज्म में बिलीव करती है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ टू स्टेटमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ऑप्शन ए है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
ऑप्शन बी है बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्रेशन, एंड ऑप्शन ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, एंड ऑप्शन डी इज ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। चलिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले हमें जानना होगा इकोनॉमिक ग्लोबलिज्म एंड सोशलिज्म क्या होता है। इकोनॉमिक ग्लोबलिज्म इज वन ऑफ द 3 डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जिसमें दूसरा है आपका पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चरल ग्लोबलाइजेशन, राइट। तो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? इट इज द वाइड स्प्रेड इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ गुड्स, कैपिटल, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन। तो ग्लोबल लेवल पर जो कैपिटल गुड्स एंड मूवमेंट, इसको इकोनॉमिक ग्लोबलिज्म। सोशलिज्म क्या होता है? सोशलिज्म इज एन आइडियोलॉजी जो बिलीव करती है जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कलेक्टिवली ऑन होंगे, यानी कि सोशल ऑनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, अनलाइक कैपिटलिज्म जहां पे प्राइवेट इंडिविजुअल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का ऑनर होता है, राइट। तो ये तो हो गई इकोनॉमिक ग्लोबलिज्म की बात और सोशलिज्म की बात। अब हम अपने इस क्वेश्चन पर वापस जाते हैं और अब हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। द इमर्जेंस ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलिज्म डज नॉट इंप्लाई द डिक्लाइन ऑफ सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। दिस इज करेक्ट बिकॉज जो इकोनॉमिक ग्लोबलिज्म सारी तरफ हो जाए इसका मतलब ये नहीं है कि सोशलिस्ट आइडियोलॉजी खत्म हो गई। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो इंडिया में भी हालांकि वी हैव अडॉप्टेड ग्लोबलाइजेशन आफ्टर 1991 रिफॉर्म, लेकिन सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के हिसाब से बहुत सारी चीजें हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड है। अगर हम देखें तो राइट टू एजुकेशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी, यानी सबको एक सर्टेन लेवल की फूड सिक्योरिटी है। उसके अलावा हम बोलूंगा जो एटलीस्ट बॉटम ऑफ द कंट्री है उनको जो हेल्थ इंश्योरेंस और हेल्थ फैसिलिटी मिली है वो सब सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के हिसाब से है। तो इंडिया ने इकोनॉमिक ग्लोबलिज्म 1991 में अडॉप्ट किया, क्या उसकी वजह से जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के इंस्पायर्ड फीचर्स हैं या इंस्पायर्ड लीगल एक्ट हैं क्या वो कम हुए? जी नहीं, राइट। 1991 के रिफॉर्म के बाद ही हमने बाद में ही इसमें आरटीआई आया, राइट टू एजुकेशन आया, फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया आपका, और उसके बाद जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आई। ये सारे सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के हिसाब से ही है और ये सब इकोनॉमिक ग्लोबलिज्म आने के हिसाब से हुए। तो इट डज नॉट इंप्लाई द डिक्लाइन ऑफ सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, इट इज करेक्ट, द स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो योर असर्शन हियर इज करेक्ट। ये स्टेटमेंट सही है कि इकोनॉमिक ग्लोबलिज्म होने की वजह से सोशलिस्ट आइडियोलॉजी डिक्लाइन डज नॉट इंप्लाई कि सोशलिस्ट आइडियोलॉजी डिक्लाइन होगी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हम इंडिया के केस में भी देखते हैं और बाकी कंट्रीज में भी देख सकते हैं, जैसे कि चाइना में अगर आप देखेंगे तो चाइना हैज एम्ब्रेस्ड ग्लोबलाइजेशन, लेकिन सोशलिज्म वहां अभी भी एग्जिस्ट कर सकता है, अभी भी एग्जिस्ट करता है। वहां पर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेट कंपनीज भी हैं जो ओन करती हैं और गवर्नमेंट जो है वो भी ऑनर है। तो इस तरीके से डज नॉट इंप्लाई चाइना ने इकोनॉमिक ग्लोबलिज्म अडॉप्ट किया लेकिन सोशलिस्ट आइडियोलॉजी तो खत्म नहीं हुई। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अब रीजन देखते हैं। द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म बिलीव्स इन यूनिवर्सलिज्म एंड ग्लोबलिज्म। तो यहां पर रीजन बोल रहा है कि जो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी है वो यूनिवर्सलिज्म में और ग्लोबलिज्म में बिलीव करती है। ये स्टेटमेंट सही है या नहीं, इसको समझने के लिए हमें जानना होगा जो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी है वो बात करती है सॉलिडरिटी ऑफ वर्किंग क्लास अक्रॉस द कंट्री। तो जो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी वो बोलती है कि जो सारे वर्कर हैं उनके इंटरेस्ट एक जैसे हैं एंड दे शुड कम टुगेदर फॉर द कॉमन कॉज। तो जो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी है वो यूनिवर्सलिज्म और ग्लोबलिज्म में बिलीव करती है। ये स्टेटमेंट भी सही है बिकॉज द सोशलिस्ट थिंकर हैज कॉल्ड फॉर यूनिवर्सल सॉलिडरिटी ऑफ वर्कर एंड द लोअर क्लास एक्सेट्रा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। बट क्या ये रीजन है ऊपर दिए स्टेटमेंट का? क्या हम कह सकते हैं कि इस रीजन की वजह से डिक्लाइन नहीं हो रहा है सोशलिस्ट आइडियोलॉजी का? जी नहीं। जो सोशलिज्म है उसने यूनिवर्सलिज्म की बात की, बट ये रीजन नहीं है जिसकी वजह से सोशलिस्ट आइडियोलॉजी का डिक्लाइन नहीं हो रहा है। सोशलिज्म आइडियोलॉजी का डिक्लाइन होने का रीजन ये है कि जो इकोनॉमिक ग्लोबलिज्म हुआ है उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स इमर्ज हुई हैं, जैसे कि प्राइमर आई वुड से द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज inequality. World has seen movement of capital etc. and emergence of global companies. इसकी वजह से जो इकोनॉमिक बेनिफिट हुए हैं वो उसके ज्यादातर बेनिफिट कुछ लोगों को हुए हैं और इसकी वजह से अक्रॉस द वर्ल्ड, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में भी, जैसा कि पिछले इलेक्शन में भी बात हुई थी, और इंडिया में भी इनइक्वालिटी बढ़ी है। और इस इनइक्वालिटी की वजह से जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है वो पॉपुलर हुई है, उसका डिक्लाइन नहीं हो पा रहा है। बिकॉज अगर इंडिया में देयर आर स्टार्टअप एंड बिलियनर एट द सेम टाइम, इंडिया में इतने सारे लोग ऐसे हैं जो एमजी नरेगा के बेनिफिट पे रिलाई करते हैं, जो फूड सिक्योरिटी एक्ट के फ्री फूड चाहते हैं, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का हेल्थ केयर एक्सेस करना चाहते हैं। तो ग्लोबलिज्म हो रहा है और सोशलिस्ट आइडियोलॉजी डिक्लाइन नहीं हो रहा है बिकॉज ग्लोबलिज्म विच इज क्रिएटिंग सर्टेन प्रॉब्लम
विच इन टर्न इज लीडिंग टू पॉपुलैरिटी ऑफ सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। सो जो दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर सही है, लेकिन पहले स्टेटमेंट के सही होने की वजह सेकंड स्टेटमेंट नहीं है। पहला, इकोनॉमिक ग्लोबलिज्म इज क्रिएटिंग इट्स ओन सेट ऑफ प्रॉब्लम, जिसकी वजह से सोशलिस्ट आइडियोलॉजी पॉपुलर हो रही है। इसका रीजन ये नहीं है कि आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म बिलीव इन यूनिवर्सलिज्म एंड ग्लोबलिज्म, इसलिए सोशलिस्ट आइडियोलॉजी डिक्लाइन नहीं हो रही है। यानी कि यहां पर सही आंसर है बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, राइट? सो बी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव अहेड। तो जैसा कि मैंने ये स्लाइड पहले भी दिखाई थी आपको, ये इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन है। यहां पर दिया गया कि हाउ कैपिटलिज्म इज क्रिएटिंग इट्स ओन प्रॉब्लम और अदर इश्यूज व्हिच यू कैन रीड। अगला क्वेश्चन करने से पहले, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कम बजट में और अच्छी क्वालिटी के साथ करना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो को ध्यान से देखें, और मैं ये क्वेश्चन डिस्कस करूंगा इस शॉर्ट वीडियो के बाद। अगर आप दिल्ली जैसे शहर में बजट में आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ये है बनो आईएएस। इसको रन करने वाले हैं यूपीएससी क्वालिफाइड एक्स सिविल सर्वेंट एंड जामिया आरसीए एलुमनाई। यहाँ की फैकल्टी को ना केवल यूपीएससी एग्जाम का एक्सपीरियंस है, बल्कि पढ़ाने का भी सालों का एक्सपीरियंस है। ये एक्सपर्ट फैकल्टी हर टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद हर टॉपिक को डिक्टेट करते हैं, ताकि आपके पास अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स हो। साथ ही क्लास में प्रीलिम्स और मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और डिस्कस भी किया जाता है। यहाँ पे आपको सिविल सर्वेंट्स जैसे कि आईएएस, आईआरएस और एक्स सिविल सर्वेंट्स, साथ के साथ जामिया आरसी के एलुमनाई आपको पर्सनल मेंटरशिप देते हैं। डेली आंसर राइटिंग जो कि सारे टॉपर्स रिकमेंड करते हैं, इस पर यहाँ पे बहुत फोकस किया जाता है, जो कि बाकी कोचिंग्स में नहीं होता है। इसके साथ ही आपको मिलती है प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज, जो आपको एग्जाम के लिए रेडी करती है। यहाँ के अगर हाईलाइट्स की बात करें तो स्मॉल बैच साइजेस जिसमें 60 स्टूडेंट्स होते हैं, और जीएस कोर्स के साथ आपको एसए और सीसाइट की क्लासेस भी होती है, जिसके लिए आपको अलग से पे करने की जरूरत नहीं है। और ये लोकेटेड है सुखदेव विहार मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल सामने। तो देर किस बात की, आज ही स्टार्ट करें और अपने यूपीएससी के सपने को साकार करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बनो आईएएस। आपका फिर से स्वागत है उस शॉर्ट वीडियो के बाद। चलिए अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। 1997 का फिर से एक क्वेश्चन है। नेशनल इनकम इज, नेशनल इनकम क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ऑप्शन सी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। एंड ऑप्शन डी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, राइट? तो यहां पर हमें टर्म्स दिए गए हैं, उनके वेरिएशन दिए गए हैं, और अब हमें इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर जानने से पहले हम जानते हैं कि जो नेशनल प्रोडक्ट है और डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो होता है, इट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेड बाय कंट्रीज रेसिडेंट एंड बिजनेसेस, यानी कंट्री के जो रेसिडेंट है और बिजनेस है, उन्होंने जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गए हैं, उनकी वैल्यू को बोलते हैं जी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट whether they are produced in India or it is produced outside। यानी कि अगर कोई इंडियन इंडिया के बाहर भी कुछ प्रोड्यूस करता है, या इंडियन बिजनेस इंडिया के बाहर कुछ प्रोड्यूस करता है, तो वो जीएनपी का पार्ट बनेगा। दूसरी तरफ अगर कोई फॉरेन इंडिविजुअल या फॉरेनर कंट्री या फॉरेन बिजनेस इंडिया में कुछ प्रोड्यूस करता है, तो वो जीएनपी का पार्ट नहीं बनेगा। तो आई होप दिस इज क्लियर। इट इज द साउंड इंडिकेटर ऑफ इंडियन एंड इंडिया बेस्ड एमएनसी, राइट? अब इसका कंपैरिजन हम जीडीपी से करते हैं। जीडीपी क्या है? जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द बॉर्डर ऑफ द कंट्री, यानी कि ये प्रोडक्शन है इनसाइड द कंट्री, और इसमें इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि किसने प्रोड्यूस किया। यानी कि अगर एक ब्रिटिश व्यक्ति या ब्रिटिश बिजनेस इंडिया में कुछ प्रोड्यूस करता है, इंडिया के बॉर्डर के अंदर कुछ प्रोड्यूस करता है, तो उसे हम जीडीपी में इंक्लूड करेंगे। तो ये हो गया जीएनपी और जीडीपी के बीच का डिफरेंस। आई होप दिस इज क्लियर। अब जीडीपी से जीएनपी पर आया जा सकता है, यानी अगर आप जीडीपी जानते हैं तो आप जीएनपी कैलकुलेट कर सकते हैं। इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि ऐसे फैक्टर ऑफ इनकम, ऐसे फैक्टर्स जो इंडिया ओन करता है, उनकी इनकम को ऐड किया जाता है जीडीपी में, और ऐसे फैक्टर्स जो इंडिया ओन नहीं करता है, उनकी इनकम को कम किया जाता है। और उन दोनों के बीच के डिफरेंस को अगर हम प्लस माइनस करेंगे तो आएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और जीडीपी में जब हम नेट फैक्टर इनकम ऑफ अब्रॉड को ऐड करेंगे तो उसे हम बोलते हैं जीएनपी। अब आप मुझसे पूछेंगे कि फैक्टर इनकम क्या होता है? चलिए उसका आंसर मैं आपको अब बताता हूं। व्हाट इज फैक्टर कॉस्ट? देखिए, आप सब लोगों को पता होगा इकोनॉमिक्स में 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं। नंबर 1 लैंड
किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए आपको लैंड चाहिए। दूसरा होता है लेबर, यानी यू नीड पीपल टू प्रोड्यूस इट। नंबर 3 यू नीड कैपिटल, राइट, कुछ इन्वेस्टमेंट होगा। और नंबर 4 होता है जिसको हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। सो दीज आर योर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, जिसको यहां पर एंटरप्राइज लिखा गया है, राइट। तो दीज आर, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में इन चारों की रिक्वायरमेंट होती है और इन चारों की अपनी अपनी कॉस्ट होती है। जैसे लैंड का क्या होगा, रेंट होगा, करेक्ट। लेबर की क्या होगी, वेजेस होंगी, राइट। कैपिटल का क्या होगा, लेट्स से हमने अगर लोन लिया है तो वो इंटरेस्ट होगा। और इंटरप्राइज का क्या होगा, प्रॉफिट होगा, राइट। तो किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में जो ये टोटल कॉस्ट है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, इन सबको हम सम करेंगे तो आपको मिलेगी फैक्टर कॉस्ट। ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में लगे। तो अगर हम वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को फैक्टर कॉस्ट पे मेजर करेंगे तो दैट इज योर फैक्टर कॉस्ट, राइट। अब जो जीडीपी और जीएनपी है, इन दोनों को हम फैक्टर कॉस्ट पे मेजर कर सकते हैं। यानी कि जीडीपी को भी फैक्टर कॉस्ट पे मेजर किया जा सकता है और जीएनपी को भी फैक्टर कॉस्ट पे मेजर किया जा सकता है। अब हमें जानना है ये मार्केट प्राइस क्या होता है और मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता है, राइट। तो देखिए, मार्केट प्राइस सिंपली इज द प्राइस वी पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो किसी भी वस्तु को या सेवा को खरीदने में जो प्राइस हम पे करते हैं उसको हम बोलते हैं मार्केट प्राइस, राइट। अब आपको यह जानना जरूरी है कि ये मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। यहां से यहां तक हम पहुंचे कैसे, देखिए, फैक्टर कॉस्ट में जब हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करते हैं, यानी वी ऐड इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड वी रिड्यूस इनडायरेक्ट सब्सिडी, तो देयर कुड बी सम सब्सिडीज आल्सो, तब हमें मिलता है मार्केट प्राइस, राइट। सो ये डिफरेंस है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच में, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर देना है और इनडायरेक्ट सब्सिडी को माइनस कर देना है। बिकॉज फैक्टर कॉस्ट जो होगी उस पर जो टैक्सेस लगेंगे वो ऐड हो जाएंगे, उससे कॉस्ट बढ़ जाएगी, और कुछ सब्सिडी मिलेगी उससे कॉस्ट कम हो जाएगी, तो यहाँ पे आपको मार्केट प्राइस मिल जाएगा, राइट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो डोमेस्टिक, जैसा कि मैंने बताया, तो डोमेस्टिक इनकम इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, यानी कि इंडिया की बात करें तो इंडिया की पूरी बॉर्डर के अंदर जो भी मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई उसको बोलते हैं हम डोमेस्टिक इनकम। और नेशनल इनकम क्या होगा, प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेजिडेंट, जो नॉर्मल रेजिडेंट है, इसमें इंडिविजुअल और कंपनी। डिफरेंस दोनों के बीच में क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि नेट फैक्टर इनकम, यानी जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंडिया ओन करता है उनकी इनकम को ऐड कर लें, और जो फैक्टर ऑफ इनकम इंडिया के अंदर फॉरेनर ओन करते हैं उनकी इनकम को माइनस कर दें, तो हमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल इनकम मिल जाएगा। नाउ द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, उसको बोलते हैं हम फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस आप ऐड करेंगे और सब्सिडी को माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा मार्केट प्राइस। एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इज इक्वल टू द टोटल इनकम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, राइट। तो ये था यहाँ पे। अब जो नेशनल इनकम की बात यहां पर की जा रही है, दैट इज योर नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो इसे हम बोलते हैं नेशनल इनकम। और आपको ये याद रखना है कि जब भी नेशनल इनकम का टर्म आएगा तो दैट इज योर नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सो दिस इज योर राइट आंसर, यू नीड टू रिमेंबर दैट दिस इज व्हाट वी मीन बाय नेशनल इनकम। तो आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर दैट हम जब नेशनल इनकम की बात करेंगे, और आपको ये भी पता चल गया है कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता है, और नेशनल इनकम और नेशनल प्रोडक्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि बनो आईएएस की 46 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक आ चुकी है, और अगर आप ये बुक खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें और उस बुक को परचेस करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द बजट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द ईयर। तो यहां से पूछा गया है कि जो मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स है उसको किस बजट में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये 1997 का क्वेश्चन है, राइट। ये क्वेश्चन काफी फैक्चुअल है, लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स होता क्या है, राइट। तो देखिए, जो आपको पता होगा कि देयर आर टू टाइप ऑफ टैक्सेस, देयर आर डायरेक्ट टैक्सेस एंड देयर आर इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस में हम दो टैक्स जानते हैं, इनकम टैक्स जो कि इंडिविजुअल देते हैं, ठीक है, एंड देन देयर इज कॉर्पोरेट टैक्स जो कि कॉर्पोरेट देते हैं। देखिए, अब डायरेक्ट टैक्सेस में कई तरीके के एग्जेम्पशंस ऑफ रिबेट और रिबेट होते हैं, यानी कि छूट मिलती है। जैसे अगर आप में से कुछ लोगों ने नौकरी की है तो आप अपनी इनकम का सर्टेन पोर्शन अगर इन्वेस्ट करें
कुछ स्पेसिफाइड स्कीम्स में, जैसे इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम और बैंक डिपॉजिट, पोस्टल डिपॉजिट, तो आपकी इनकम में से वो पार्ट टैक्स के कैलकुलेशन के पहले हटा दिया जाता है और बची ही इनकम पर ही आपको टैक्स देना पड़ता है। उसी तरीके से कॉर्पोरेट को भी कुछ रिबेट एंड एग्जम्पशंस अलाउड होते हैं, यानी उनका भी अगर टैक्स देने से पहले इनकम कुछ आती है तो उनमें से अगर वो किस तरीके के इन्वेस्टमेंट करें या किसी स्पेसिफाइड जगह पे बिजनेस कर रहे हैं तो उनको कुछ छूट मिलती है। इसकी वजह से उस कंपनी की जो नेट टैक्सेबल इनकम है, यानी जिस पर उन्हें टैक्स देना है, वो कम हो जाती है। अब गवर्नमेंट ऐसा करती क्यों है? आप लोगों ने सुना होगा कि गवर्नमेंट ने कंट्री से एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए कई स्टेप्स लिए हैं, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसके अलावा गवर्नमेंट ऐसे भी कुछ एसीजेट सेटअप करती है जहां पर अगर कंपनी सेट करे बिजनेस तो उसको एग्जम्पशन मिलता है टैक्सेस में, यानी कि इनकम पर टैक्स नहीं देना पड़ता। तो गवर्नमेंट ऐसा करती है। उसके अलावा कुछ स्टेट्स भी हैं जहां पर आप अगर बिजनेस सेटअप करें तो आपको कुछ साल के लिए टैक्स नहीं देना पड़ता। अब ये रिबेट और एग्जम्पशन दिए जाते हैं, लेकिन कई बार ये पाया गया कि कंपनीज इतने ज्यादा रिबेट और एग्जम्पशंस क्लेम करती थी कि जिसके बाद उनकी जो टैक्स होने वाली इनकम है वो बहुत कम हो जाती थी। यानी कि अगर वो 100 करोड़ का प्रॉफिट कमा रहे हैं तो वो इतने रिबेट क्लेम करते थे कि उनकी टैक्सेबल इनकम ऑलमोस्ट जीरो ही हो जाती थी। तो ये प्रॉब्लम थी जिससे गवर्नमेंट को टैक्स का नुकसान हो रहा था। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने एक मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स का कॉन्सेप्ट लाया। तो मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स यानी कि जितना भी एग्जम्पशन आप क्लेम करें और उसके बाद अगर वो टैक्स आपके प्रॉफिट का सर्टेन परसेंटेज से कम आ जाता है, यानी कि मैट की परसेंटेज से कम आ जाता है, तो उस कंपनी को मैट का जो भी परसेंटेज होगा उस परसेंटेज के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि आप उतने ही रिबेट और एग्जम्पशन क्लेम कर पाएंगे जो मैट की रेट से कम हो। यानी कि अगर मान लीजिए एक कंपनी का प्रॉफिट 100 करोड़ है और वो रिबेट और एग्जम्पशन इतने क्लेम करती है कि वो टैक्स सिर्फ 2 करोड़ देती है और मैट का रेट लेस से 7% है, तो उस कंपनी को कम से कम 7 करोड़ टैक्स देना होगा, यानी 7% के हिसाब से टैक्स देना होगा। वो इतने ही एग्जम्पशन क्लेम कर पाएगी और ये नहीं कि आप 100 करोड़ से सीधे 100 करोड़ की इनकम पे 2 करोड़ टैक्स दे रहे हैं क्योंकि आपने इतने सारे रिबेट क्लेम कर लिए। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैट। चलिए आप आगे देखते हैं। तो कॉर्पोरेट आर अलाउड टू यूज रिबेट एंड एग्जम्पशन, जो कॉर्पोरेट हैं उनको अलाउ किया जाता है to use rebate and exemption as the company avoided taxes using all possible rebate, पूरे rebate use करती थी। The MAT was introduced. MAT is a provision in the IT Act, ठीक है, IT Act में to limit the exemption and rebate available by the company. With MAT companies have to necessarily pay क्या minimum amount of tax to the government. तो ये इसका आंसर था and this was introduced in the budget of 1996-1997. Under MAT, a company is required to pay minimum tax of 7% of बुक प्रॉफिट, यानी जो उन्होंने अपनी अकाउंटिंग बुक में प्रॉफिट दिखाया उस पे कम से कम 7% टैक्स देना पड़ेगा। इन केस द टैक्स ऑन टोटल इनकम कंप्यूटेड अंडर द नॉर्मल प्रोविजन लॉ वर्क्स आउट टू बी लेस देन दिस अमाउंट, तो यानी 7% से भी कम आ गया, उनको मैट के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। सो दिस वाज द क्वेश्चन। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। मैच लिस्ट 1 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो यहां पर लेफ्ट साइड में आपको टॉपिक दिए गए हैं, राइट। ये कमेटी थी, डिसइन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियल सिकनेस, टैक्स रिफॉर्म, और राइट साइड पर आपको ऑप्शन दिए हैं कौन इसके चेयरमैन थे, कौन कमेटी के चेयरमैन थे। तो मैं चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन के आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। साथ में मैं ये भी चाहता हूं कि इस समय पर जो इंपॉर्टेंट कमेटी है उनको आप ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ये कमेटी दोबारा नहीं आएंगी, लेकिन इस समय जो कमेटी न्यूज में है वो दोबारा से आ सकती है। तो प्लीज मेक श्योर जो भी कमेटी पिछले 1-1.5 साल में न्यूज में रही है आप उसको पढ़ के जाएं और प्रिपेयर रहें। तो ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ फीमेल लिटरेसी रेट एज पर द 2001 सेंसस। तो यहाँ पर 2001 के सेंसस के हिसाब से यहाँ पर फीमेल लिटरेसी के हिसाब से कंट्रीज को रैंक करने के लिए बोला गया है। ऑप्शन है आपके मिजोरम, केरला, 3 गोवा एंड 4 नागालैंड। और वंस अगेन मैं चाहूंगा कि आप इस ट्रेंड को नोट करें कि यहाँ पर 2001 सेंसस के हिसाब से पूछा गया था, और ऐसा हो सकता है कि आपसे 2011 के सेंसस के हिसाब से यही क्वेश्चन दोबारा पूछ दिया जाए। क्यों? क्योंकि 2021 का सेंसस तो अभी अंडरवे है, अभी पूरा ही नहीं हुआ है, उसके डेटा अभी रिलीज नहीं किए गए। देयरफॉर आपसे 2011 के सेंसस के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो प्लीज मेक श्योर यू नो अबाउट दैट ऑर्डर, ताकि आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। तो मैं चाहूंगा आप 2011 के सेंसस के हिसाब से
इंडिया के स्टेट विथ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फीमेल लिटरेसी एंड ऑल्सो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फीमेल लिटरेसी में ध्यान से देख लें, हो सकता है ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ जाए। तो इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड देखते रहें, ये सीरीज जारी रहेगी अगर आप इसे कंटिन्यूअसली सपोर्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड आई विल बी बैक विथ अनदर वीडियो नेक्स्ट टाइम।